हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए, आज हमको बेटा इम्यूनोलॉजी में एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम क्या है, बी लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि पहले ना ऑर्गन भी पढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम बनाते हैं आपका लिम्फॉइड ऑर्गन का। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। यार लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, कैसा है, वो पढ़ेंगे तभी तो बताएंगे ना कि कहाँ कौन से लिम्फोसाइट बनते हैं। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो करता क्या है, यहाँ पे इसका मेन काम क्या है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, राइट। एक काम करेगा प्रोडक्शन, एक काम करेगा मैचुरेशन, राइट, एंड एक काम करेगा इनकाउंटर। ठीक है, इनकाउंटर फॉर एंटीजन, मतलब इनकाउंटर फॉर एंटीजन बोलता हूं। एक मिनट, इसमें एक लाइन बनाते हैं। प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ इम्यून सेल, एक काम जो हो जाएगा वो। ठीक है, प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ क्या बोल देंगे, इम्यून सेल। इम्यून सेल को प्रोड्यूस करके बड़ा करता है, मैच्योर करता है। बट एक और काम भी करता है, एंड करके यहां पे नोट करते हैं बेटा, एंड मैचुरेशन ऑफ, सॉरी, इनकाउंटर फॉर क्या, इनकाउंटर साइट बोल देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा आसान वर्ड में। एंड प्रोवाइड द इनकाउंटर साइट फॉर एंटीजन, राइट। अब यहां पे देखो दो चीजें की पॉइंट एक साथ याद कर लो कि भाई जो हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन है, एक काम तो बेटा प्रोडक्शन और मैचुरेशन करता है, दूसरा काम इनकाउंटर साइट प्रोवाइड करता है फॉर दी एंटीजन। मतलब एंटीजन को हम कहां मारेंगे तो उसके हिसाब से वहां पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो साइट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी के बेस पे हमने क्या किया बेटा, लिम्फॉइड ऑर्गन को, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन को दो टाइप्स में हमने डिफाइन किया है। एक आता है आपका प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आएगा, और एक जो कैटेगरी हो जाएगी वो है आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और एक हो जाएगा आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। बस इतना ही बेहतरीन पॉइंट मेंशन कर रहा हूं यहां पे जहां से क्वेश्चन आता है बेटा। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का काम है प्रोडक्शन और मैचुरेशन, मतलब इनका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन करना, बनाना, प्रोड्यूस करना, एंड क्या करता है तो बोलेंगे मैचुरेशन करता है। ठीक है, मैचुरेशन ऑफ व्हाट, इम्यून सेल को। ठीक है, इम्यून सेल में मेनली आप ले लो बी सेल और टी सेल। तो बेटा बी सेल और टी सेल को प्रोड्यूस करने वाला कौन है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। इनके एग्जाम्पल देख लो यार। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के एग्जाम्पल की बात करूं तो एक है बेटा बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो, और दूसरा है आपका थाइमस। बोन मैरो और थाइमस, बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो, बोन मैरो से दो सेल प्रोड्यूस हुए, इनका एक्स और वाई नाम रखता हूं। ये एक्स सेल है और एक हम करते हैं वाई सेल करते हैं। देखो, दो सेल प्रोड्यूस हुए कहां से, बोन मैरो से। बेटा जो पहला वाला सेल है प्रोड्यूस भी बोन मैरो में हो रहा, और इसका मैचुरेशन भी कहां हो रहा है, वहीं पे हो रहा है, मैचुरेशन इन बोन मैरो। मगर जो सेकंड कैटेगरी ऑफ सेल है जिसका नाम हमने वाई रखा है, वो वाई का मैचुरेशन यहां से हो रहा है। प्रोड्यूस कहां हुआ वाई, बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होगा, मगर मैचुरेशन, ठीक है, मैचुरेशन ऑफ वाई सेल इन कहां हो रहा है बेटा, थाइमस हो रहा है। अब ध्यान देना, मैंने एक्स और वाई अपने तरफ से नाम रखा हुआ है, मतलब ये कि थाइमस में जो सेल का मैचुरेशन होगा बेटा, उन सेल को हम कहेंगे टी सेल। क्या कहेंगे इनको, टी सेल की कैटेगरी में रख देंगे। एकदम सिंपल स्वीट मैंने आपको चीजें बताई है, याद रखना। बोन मैरो का काम है बी सेल और टी सेल को प्रोड्यूस करना, प्लस बी सेल को मैच्योर करने का भी काम करता है। मगर थाइमस का काम क्या है बोलेंगे तो बोलना, प्रोड्यूस नहीं करता। यहां पे जिस सेल का मैचुरेशन होता है ना, उनको हम नाम रखते हैं क्या, टी लिम्फोसाइट। क्या नाम रखते हैं, टी लिम्फोसाइट। ये हो गई बात।
अच्छा, मैचुरेशन और प्रोडक्शन तो दोनों हो गया आपके प्राइमरी का, और एग्जांपल हमने देख लिया बेटा बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड टिश्यू दोनों को लेंगे, आप एक साथ ले लेते हैं, टिश्यूज की बात करते हैं। तो ये क्या करेगा, तो जो काम बच गया इनकाउंटर, ठीक है। तो यहां का इसका की पॉइंट बन जाएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करेगा, इनकाउंटर साइट, इनकाउंटर साइट ऑफ एंटीजन, ठीक है। यदि मैं ऑर्गन की बात करूं तो पहले तो दो याद रखो नाम। सबसे पहला ऑर्गन की बात करूं बेटा तो वो आता है आपका लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ नोड, और एक आता है स्प्लिन। हालांकि सबसे बड़े लिम्फ नोड को स्प्लिन कहते हैं, मतलब स्प्लिन कोई नया चीज नहीं है बेटा। आपके बॉडी में कई सारे लिम्फ के जंक्शन में आपको लिम्फ नोड मिलेगा। उन पूरे लिम्फ नोड में से जो सबसे बड़ा वाला लिम्फ नोड होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिन कैटेगराइज करते हैं। ओके, मगर साथ में और अगर एग्जाम्पल आपको नोट करना हो तो एक है बेटा माल्ट और एक है आपका गाल्ट, ठीक है। एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, एलटी का मतलब होता है बेटा लिम्फोइड टिश्यू, ए का मतलब एसोसिएट, दोनों में कॉमन है। एम का मतलब हो जाता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और जी का मतलब होता है बेटा गट, GUT गट। ओके, ये चार नाम याद करना। जैसे आपने डाइजेशन में पेयर पैचेस पढ़ा था, तो वो गाल्ट का एग्जांपल है बेटा पेयर पैचेस, क्योंकि आपके गट में होता है। इन चारों को आप सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में रख सकते हैं, बिकॉज दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग द काउंटर साइट ऑफ एंटीजन। ओके, सो ये हो गई बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द लिम्फोइड ऑर्गन। बहुत सिंपल और स्वीट मैंने पेज बना के आपको डिलीवर किया है। अब बेटा कॉन्सेप्ट तो ये आ गया भाई कि यहाँ पे दो तरह के सेल हैं। एक सेल का नाम है बेटा बी सेल, ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो भाई ये जो बी लिम्फोसाइट है वो कहां प्रोड्यूस हुआ, कहां पे उसका मैचुरेशन हुआ, सबसे स्टार पॉइंट यहीं पे है। प्रीवियसली हमने पढ़ा है, आप चाहो तो आप भी बता सकते हो कि भैया बी सेल का प्रोडक्शन जो है वो बोन मैरो में होता है और उसका मैचुरेशन भी बोन मैरो में ही होगा, ठीक है। तो बी सेल प्रोड्यूस्ड and their maturation and their what maturation occur in what, in bone marrow। बोन मैरो में दोनों काम हो रहा। यहां का की पॉइंट क्या है, बी सेल का प्रोडक्शन और मैचुरेशन कहां हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है, इसीलिए इसको बी सेल कहते हैं। मगर बी सेल बोलने की स्टोरी अलग है, ठीक है। बर्ड्स में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था बेटा बी सेल को, कहां से, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, बर्सा ऑफ क्या बोलेंगे, फैब्रिकस बोलेंगे बेटा। इसी बर्सा ऑफ फैब्रिकस से सेल को आइडेंटिफाई किया गया था, सेल को आइडेंटिफाइड किया गया था और बारसा का बी लिया गया था बेटा। तो बारसा का जो आपका जो फर्स्ट लेटर दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, यस, तो इसको आप बोल सकते हैं ये हमारा की पॉइंट है, और इससे हम नाम रख दिए इसका क्या, बी सेल। अब यार बारसा ऑफ फैब्रिकस की कहानी नहीं जानते हैं तो हम इसको बोल देते हैं कि बोन मैरो का बी है, ठीक है। गलत नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो मैंने आपको लिम्फोइड ऑर्गन तो बता दिया है, ठीक। लिम्फोइड ऑर्गन में प्राइमरी और सेकेंडरी भी मैंने मेंशन कर दिया है। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो होना चाहिए किसमें, बी सेल में, ठीक है। तो बी सेल का प्रोडक्शन, मैचुरेशन, जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो कहां होती है, तो आपके बोन मैरो में होती है, ठीक है, क्लियर। और यदि हम बर्ड्स की बात करें तो हम नाम लेंगे उसका क्या, बारसा ऑफ फैब्रिकस की बात करेंगे, ठीक है। पहले एक सिंपल सा बी सेल का, ठीक है, ये डिटेल मैं आपको CSIR के लेवल का मेंटेन करा दे रहा हूं।
इतने सारे रिसेप्टर याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बी सेल के ऊपर क्या क्या हो सकता है, तो एक है बेटा आईजीएम और आईजीजी तो कंपलसरी है। ठीक है, आईजीएम और आईजीजी ये दो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। ये एम नहीं होगा, एम की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे क्या, डी होगा बेटा, क्योंकि मैंने बताया था ऑलवेज एक्ट एज अ रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बी सेल में प्रेजेंट होता है। इसका एक अनोखा और सिंगल काम यही है आईजीडी का। ठीक है, इसके साथ साथ में इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, अल्फा और इम्यूनोग्लोबुलिन बीटा भी प्रेजेंट होता है आपके बी सेल के सरफेस में। ठीक है, इसमें यूनिक चीज की यदि हम बात करें तो क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन की जो हम बात करते हैं ना, सीडी, राइट, CD81 जिसको टापा के नाम से जानते हैं, ये भी प्रेजेंट होता है। और भी अदर मार्कर आपको मिल जाएंगे जैसे कि CD35, याद नहीं करोगे चल जाएगा। ठीक है, CD35 के बाद में CD32 प्रेजेंट होता है, तो ये ऐसा मेंशन कर दो, ये कौन है, CD32 है। और क्या प्रेजेंट होता है, तो मार्कर के फॉर्म में यहाँ पे कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है B220, B220 कहेंगे बेटा। और क्या क्या चीजें हैं, तो 1 2 और 3, 19 20 21, CD 19 20 और 21, इतने सारे वैरायटी ऑफ क्या आते हैं यहाँ पे, रिकॉग्नाइजेशन कंपोनेंट प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो बी सेल जो होता है बेटा, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। इसमें आईजीएम और आईजीडी प्रेजेंट होता है जो कि एंटीजन को ट्रैप करने के काम आता है, राइट। जो आईजीएम होता है बेटा, वो प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करता है फॉर द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, यदि आईजीएम और डी के रेशो की बात करें तो 10 आईजीएम होगा तो मात्र 1 आईजीडी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि भाई मैच्योर बी सेल जो है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है, तो यहाँ पे नोट कर रहा हूं मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, रिसेप्टर है कौन कौन सा, तो ये दोनों की पॉइंट है उसको याद कर लेंगे, आपका आईजीएम और आईजीडी, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की तरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट है, तो आप कहोगे मैच्योर्ड बी सेल। ठीक है ना, मैच्योर बी सेल में मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम और आईजीडी प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग एंटीजन, एंटीजन को ट्रैपिंग करने के काम आता है, ट्रैपिंग ऑफ एंटीजन, राइट, इन द ब्लड सेल। आपके ब्लड सेल में एक तो काम आ गया ट्रैप करने के, मगर इन दोनों में से मेन एंटीबॉडी कौन है, तो आईजीएम है। ठीक है, आईजीएम प्ले सिग्निफिकेंट रोल, राइट, सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले करता है, राइट, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा फॉर द बाइंडिंग, ठीक है, फॉर द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन, क्लियर। और इसको अल्टीमेटली क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। यदि मैं बात करूं रेशियो का, तो आईजीएम रेशियो 10 होती है इस टू आईजीजी, जी नहीं, कौन सा, डी 1 रेशियो होगा, 10:1 रेशियो में यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, 90% जो बी सेल होती है बेटा, वो आपके स्प्लिन और लिम्फ नोड में प्रेजेंट होती है, जबकि मात्र और मात्र 10% जो है वो क्या होता है, ब्लड में सर्कुलेट होता है। ठीक है, 100% जो बी सेल प्रोड्यूस होते हैं, इनमें से 2 रेशियो बना लो भैया। 90% बी सेल कहां जाता है, इनका मेन क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाएंगे। और 10% जो बी सेल होती है वो ब्लड में ट्रैफिकिंग करते हैं और एंटीजन को रोकने की कोशिश करते हैं वहां से। ठीक है, तो 90 सेल प्रेजेंट होता है कहां पे, स्प्लिन और लिम्फ नोड में। स्प्लिन
एंड करता हूं, और कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, एंड लिम्फ नोड करते हैं, ठीक है बेटा। और जो 10% होती है वो ब्लड में सर्कुलेट होती है, ठीक है। 10% कहां सर्कुलेट हो रहा है, तो सर्कुलेट इन व्हाट, ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, ये सर्कुलेट होता है, ठीक है। यदि कभी भी एंटीजन यदि बी सेल से बाइंड करता है तो ये क्या करेगा, ज्यादातर स्प्लिन में डिग्रेडेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है, ठीक है। यदि एंटीजन बाइंड किया बी सेल से, और मान लेते हैं भाई ब्लड में नहीं है, वो अदर लोकेशन में है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस एंटीजन को पकड़ के ले जाएगा कहां पे, लिम्फ नोड में लेके जाएगा, ठीक। मान लेते हैं एक सिनेरियो बनाते हैं, ये एंटीजन है, ठीक है। एंटीजन ने बाइंड किया, बाइंड टू व्हाट, बी सेल। ये एंटीजन जो है बी सेल से बाइंड किया बेटा, और कहां है ये, मान लेते हैं ब्लड में है, ठीक है, ये ब्लड में है। तो ब्लड में जैसे ही बाइंडिंग करता है, तो बाइंडिंग करने के बाद इनकाउंटर करने के लिए कहां लेके जाएगा, ये इट विल टेक टू दी व्हाट, ये लेके जाएगा बेटा स्प्लिन में लेके जाएगा। मगर मान लेते हैं कि एंटीजन बाइंड किया बी सेल से, मगर वो जो एक्सपोजर है वो ब्लड नहीं है, कुछ दूसरा है अदर देन ब्लड, ठीक है। ब्लड के अलावा यदि कोई दूसरे जगह पे एंटीजन उसके साथ इंटरेक्शन कर रहा, तो उस कंडीशन में वो स्प्लीन में लेके नहीं जाएगा, वो लेके जाएगा कहां पे, आपके लिम्फ नोड में लेके जाता है। मतलब दोनों के दोनों सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, और यहीं पे लिम्फ नोड में या स्प्लीन में उस एंटीजन को मारते हैं बेटा, इनकाउंटर ऑफ एंटीजन करते हैं, और अल्टीमेटली इसको काम कर देंगे, किल कर देंगे, ठीक है। तो ये भी गजब चीजें होती है हमारे इम्यून सिस्टम में, ठीक है भाई। जैसे हम बात करें बेटा कि आपका जो एंटीबॉडी जो बी सेल में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आईजीएम और आईजीडी जो होती है, उनका जो डोमेन होता है साइटोसोलिक डोमेन, बहुत ही शॉर्ट होता है, जिसके कारण ये सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर पाता टू दी न्यूक्लियस। सो ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पे वैरायटीज ऑफ, ठीक है, क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होते हैं। चलो देखते हैं पहले डायग्राम, तब चीजें समझ में आएगी। मान लो ये हमारा क्या है बेटा, बी सेल है। बी सेल में जब कभी एंटीबॉडी से हमारा एंटीजन बाइंड किया, मान लो यहाँ पे एंटीजन बाइंड किया, तो एंटीजन के बाइंड करने से, जैसे भाई एंटीबॉडी की हम बात करेंगे या कोई भी कंपोनेंट की बात करेंगे, वो हमारे, ये देखो इसको हम कहते हैं साइटोसोलिक डोमेन। ये क्या है, साइटोसोलिक डोमेन है। और डोमेन बहुत ही शॉर्ट होने के कारण ये सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर पाता। तो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए इनमें हेल्पिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती है, जिसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, CD79A। इसका नाम क्या है, CD79A, और इसका नाम है बेटा CD79B, राइट। इनको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा कहते हैं, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन बीटा कहते हैं। ये दो लोग होती है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इन्हीं का काम है, ठीक है, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर दी सिग्नल टू न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस में ट्रांसफर करने के लिए कौन हेल्प करता है, तो इस डायग्राम में मैंने आपको अल्फा और बीटा बनवाया था, ये देखो, ये अल्फा और ये बीटा। तो ये लोग क्या करेंगे बेटा, सिग्नलिंग में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहां पे याद रखना, बिकॉज ऑफ द साइटोसोलिक डोमेन, बिकॉज ऑफ द साइटोसोलिक डोमेन, कौन सा साइटोसोलिक डोमेन, ऑफ एंटीबॉडी, कौन कौन सा है भाई, एक तुम्हारा आईजीएम है और एक तुम्हारा डी है बेटा, ठीक है, राइट। बिकॉज ऑफ द साइटोसोलिक डोमेन ऑफ आईजीएम एंड डी इज वेरी शॉर्ट,
बहुत ही छोटा डोमेन होने के कारण ये सिग्नल को नहीं भेज सकते। ठीक है, शॉर्ट कहेंगे, एस शॉर्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अनेबल, दैट्स व्हाई इट इज अनेबल टू ट्रांसमिट, ठीक है, सिग्नल। ओके, तो सिग्नल को ट्रांसफर नहीं कर सकते। यदि सिग्नल को ट्रांसफर करना है, टू ट्रांसमिट द सिग्नल, राइट, किसको यूज करेंगे अपन, CD79A, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा कहते हैं, एंड CD79B, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बीटा कहते हैं। ठीक है, आर यूज्ड, राइट, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो बीटा, एक तुम्हारा IgM, IgD, अल्फा और बीटा, ये सब मिल करके क्या बनाता है बेटा, एक कंपोनेंट बनाता है जिसको हम क्या कहेंगे, BCR कहेंगे। ठीक है, तो बी सेल रिकॉग्नाइजर के नाम से हम बोल सकते हैं या रिसेप्टर बोल सकते हैं बेटा। कौन कौन काम कर रहा है, IgM, IgD, Ig अल्फा, Ig बीटा, ये चारों के चारों मिल करके क्या बना रहे हैं, BCR बना रहे हैं। BCR क्या है, तो बी सेल एक तरह से रिकॉग्नाइजर बोल दो या बी सेल रिसेप्टर बोल दो। ठीक है, बी सेल का क्या बोल सकते हैं अपन, रिसेप्टर बोल सकते हैं। इस तरीके से यहां पे सिग्नलिंग रेगुलेट होती है इन द केस ऑफ बी सेल। और भी बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल थे, जैसे कि आप बात करेंगे CD19 की, ठीक है, 20 का और 21 का, ये तीन तो हमने देखा था बेटा। ये एडिशनल मॉलिक्यूल होता है, स्पेशली जो 21 है ना, ये बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, तो एक्ट एज अ एडिशनल एडिशनल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। ठीक है, ये क्या है, तो एडिशनल मॉलिक्यूल है बेटा। क्लियर, यहां पे जैसे हम बात करें कि भाई और भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल थे, जैसे कि CD80 और 86, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, B71 एंड B72 कहते हैं, B72 कहते हैं। हाँ, इसको स्टार पॉइंट डाल दे रहा हूं क्योंकि CSIR नेट में ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लेवल पे आते हैं। ठीक है, तो CD80 या 86 जो है बेटा, वो क्या करता है, एक तरह का सिग्नल प्रोड्यूस करता है फॉर दिस टी सेल मीडिएटेड बी सेल एक्टिवेशन। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये प्रोड्यूस करता है सिग्नल फॉर टी सेल मीडिएटेड, मतलब टी सेल पे डिपेंडेंट, टी सेल मीडिएटेड, टी सेल मीडिएटेड, राइट, टी सेल मीडिएटेड बी सेल एक्टिवेशन। बी सेल का एक्टिवेशन जब टी हेल्पर सेल से होता है, तो वहां पे ये 8086 वाला जो रिसेप्टर है वो काम आता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, जो CD81 है बेटा, जिसको हमने टापा कहा था, CD81, जिसको TAPA के नाम से हम जानते थे, ये एक इकलौता तुम्हारा CD है, ठीक है, जो मल्टी पास नेचर का होता है, मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मल्टी पास है। ठीक है, इज द ओनली प्रोटीन या फिर ट्रांसपोर्टर बोल सकते हैं, जो कैसे होते हैं, विच इज मल्टी पास, ओनली प्रोटीन या CD क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि कैसा है, तो विच इज मल्टी पास नेचर का होता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी CD81 की बात। मगर हाँ भाई, सबसे अनोखा है बेटा इसका मार्कर, जिसको हम कहते हैं CD19। CD19, यदि नाम ये नहीं आया तो B220 नाम देखना। ठीक है, ये कौन है, तो इट इज द मार्कर, ये मार्कर रिसेप्टर है बेटा, मतलब इसी से पहचान होता है बी सेल का। ओके, तो मार्कर रिसेप्टर ऑफ क्या बोल देंगे अपन, बी सेल,
और ये तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, हर एक सेल का कोई ना कोई मार्कर होगा, उसको हम लाइन से याद करेंगे, आपको मैं याद कराऊंगा। तो यहाँ पे भी पहला मार्कर आया जिसका नाम क्या है, CD19 है। ठीक है, बार बार हम नाम देख रहे हैं बेटा, CD क्या है? तो CD का मतलब होता है क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एक तरह का प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि स्पेसिफिक सेल में प्रेजेंट होता है, राइट, जो कि स्पेसिफिक सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहां पे तुम्हारा मेंशन हो जाएगा, CD का मतलब हो जाएगा तुम्हारा क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन। ओके, आर प्रोटीनियस, आर प्रोटीनियस, राइट। प्रोटीनियस में या तो ये मिक्सअप होगा किसका, ग्लाइकोप्रोटीन का। भाई आपको पता ही है कि एंटीबॉडीज जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन का बनता है, मतलब थोड़ा बहुत कंपोनेंट इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी मिला हुआ हो सकता है। ठीक है, और ये बेटा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन स्पेसिफिक सेल, प्रेजेंट इन स्पेसिफिक सेल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन। जब भी हम बात करते हैं कि जब एंटीजन बी सेल से बाइंड करता है, तो जब एंटीजन की बात कर रहे हो आप, तो चलो थोड़ा सा डायग्राम बेसिस देख लेते हैं। मान लो ये एंटीजन आया, एंटीजन बाइंड किया बेटा बी सेल से। अब यार बी सेल से एंटीजन क्यों बाइंड कर रहे हैं, क्योंकि भाई तुम्हारे बी सेल के पास एंटीबॉडी होता है एज अ रिसेप्टर। और मान लेते हैं कि तुम्हारा जो एंटीजन है वो ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर का एंटीजन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये एंटीजन बाउंडेड है। ठीक है, एंटीजन बाउंडेड बी सेल है बेटा, राइट। अब ये बी सेल जब एक्टिवेट हो जाता है तो यहां पे तीन प्रोसेस होती है। ठीक है, थ्री मेजर थ्री मेजर प्रोसेस अकर इन, अकर इन मतलब ये पकड़ के कहां जाता है, बोला था मैं, स्प्लिन में जाता है एंटीजन को पकड़ के, क्योंकि वहीं पे इसको काम खत्म करेगा। तो बेटा तीन इवेंट्स में सबसे पहले होता है आपका एक्टिवेशन। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ क्या बेटा, बी सेल। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो दूसरा काम आएगा आपका डिवीजन, डिवीजन ऑफ व्हाट, बी सेल। और डिवीजन होने के बाद ये अपने मेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बोलेंगे इसको, बी सेल कहेंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ये तीन स्टेप अपनाने के बाद जो सेल है वो मेजर कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं बेटा कि ये जो तुम्हारा बी सेल है वो किस लेवल में चेंज होता है। तो सबसे पहले जब बी सेल बाइंड हुआ तो इनका हो जाता है तुम्हारा एक्टिवेशन। ठीक है, जैसे ही एक्टिवेट होगा ये डिवाइड हो जाता है बेटा, गेट डिवाइडेड इनटू इफेक्टर सेल, इफेक्टर सेल, या फिर इस सेल को हम कहते हैं बेटा प्लाज्मा सेल। क्या कहते हैं अपन, प्लाज्मा सेल कहते हैं, राइट। प्लाज्मा सेल ही वो है कंपोनेंट जो एंटीबॉडी बनाता है। तो यहां पे की पॉइंट आ जाएगा, प्लाज्मा सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ये दो चीजें बनाता है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ नंबर वन, नंबर टू। एक तो आपको पता है एंटीबॉडी बनाता है, दुनिया के जितनी भी एंटीबॉडी यही बनाता है पूर्वक। और दूसरा काम है बेटा आपके बॉडी में क्या बनाना, मेमोरी सेल। पहली बार जो एंटीजन आया है उसके अगेंस्ट में मेमोरी सेल बना करके आपके बॉडी में स्टोर कर देगा, और जब भी कभी ये पूर्वक दोबारा आएगा तो उसको क्विक रिस्पॉन्स दे करके उसको मार देगा।
तो ये काम होता है मेमोरी सेल का, राइट। तो इस तरीके से प्लाज्मा सेल ने दो चीजों को क्या कर दिया है, प्रोड्यूस कर दिया है, राइट। और जब भी कभी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, ये एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ इसी को मार सकता है, इसी एंटीजन को। मतलब ये जो एंटीबॉडी बना है, एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर व्हाट, एंटीजन, ये इसी को ही किल कर सकता है, दूसरे एंटीजन को मारने में इसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, क्योंकि जो एंटीजन है बेटा उसी के कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी बनती है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल रीजन, राइट। तभी तो उस एंटीजन के साथ इंटरेक्शन किया ना, समझ में आ रही बात। तो यहां पे तुम्हारा की पॉइंट है, ये जो पॉइंट है उसको मेजरली याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। यहां से क्वेश्चन आएगा, पहले बी सेल था, बी सेल इंटरेक्ट हुआ एंटीजन से, कन्वर्ट हो गया प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल से दो चीजें बनती हैं, एंटीबॉडी और मेमोरी सेल। तो भैया बी सेल के कितने फॉर्म हो गए, बी सेल क्या क्या बना रहा है, चुपचाप बैठा था तो बी सेल था, एक्टिवेट हो गया तो क्या बन गया, प्लाज्मा सेल बन गया, प्लाज्मा सेल ने क्या बनाया, मेमोरी। जितने भी सेल है ना, एंटीबॉडी की बात नहीं कर रहे, एंटीबॉडी सेल नहीं है, ठीक है, बी सेल, प्लाज्मा सेल और एक आपका आ गया क्या, मेमोरी सेल, तीन हो गए ना बेटा टोटल। अब इनके जो मार्कर है उसको एक लाइन में याद कर लो, कौन कौन सा मार्कर है, इनका है बेटा CD19, इनका है आपका CD78, CD38 और CD138, 78, 138 और 38, ठीक है। इसका है बेटा CD27, ये 19 को और क्या बोलते हैं, B220 कहते हैं। ये लो, एक पेज में पूरा मार्कर वाली चीजें हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब जब बात हो रही है प्लाज्मा सेल की, जब यहां पे बात हो रही है किसकी, प्लाज्मा सेल की, तो भाई प्लाज्मा सेल के बारे में कुछ बेसिक बेसिक कैरेक्टर्स हमको नोट करने चाहिए। तो चलिए नोट करते हैं इनके बारे में कैरेक्टर्स, ठीक है। प्लाज्मा सेल का जो लाइफ स्पेन होता है बेटा 1 to 2 वीक होता है। यदि हम इसके लाइफ स्पेन की बात करें तो 1 to 2 वीक होता है इनका टोटल लाइफ स्पेन। 1 to 2 वीक मतलब हम बात कर रहे हैं 15 से 16 डेज की बात कर रहे हैं। बोलोगे सर एक दो दिन कैसे बढ़ा दिए, बढ़ जाता है, ठीक है। और एंटीबॉडी प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी द प्लाज्मा सेल, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कब करता है, तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन प्लाज्मा सेल करेगा कब, कितने दिन बाद, तो 6 to 7 डेज, 6 to 7 डेज, ठीक है। ये हो गया दूसरा डेटा जिस आपको याद करना है, ओके। अब यहां पे जैसे मान लो कि भाई इन्फेक्शन से लेकर के 6 से 7 दिन तक टाइम इंटरवल होती है, उस बीच में एंटीजन को पहचानना और उसके अगेंस्ट में क्या करना, एंटीबॉडी बनाना, ठीक है। प्लाज्मा सेल का मेन काम क्या है, तो मैंने लास्ट टाइम भी पीछे नोट किया हुआ है, प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, और एक आपका क्या है, मेमोरी सेल, बस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेमोरी सेल। तो भाई मेमोरी सेल के बारे में क्या क्या चीजें हैं जो हम जानते हैं, तो भाई ये लॉन्ग टर्म आपको इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है, जिस एंटीजन के लिए बना है उसी में काम करेगा, स्पेसिफिक फॉर एंटीजन, राइट। जब भी कभी एंटीजन, सेम एंटीजन इंटर फॉर सेकेंड टाइम, यदि सेम एंटीजन यदि सेकेंड टाइम इंटर करता है बेटा, तो इनकाउंटर्ड बाय मेमोरी सेल, मेमोरी सेल जो है तुरंत उसको पहचानेगा, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना के दे देगा और तुरंत वो किल हो जाएगा, हमारे बॉडी में इंफेक्शन फैला नहीं पाएगा, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें लाइफ स्पेन की, तो लाइफ स्पेन होता है बेटा लगभग 15 to 20 ईयर्स, मतलब देखो कितना लंबा होता है, 15 से 20 साल तक होता है। इसी कॉन्सेप्ट में आपका वैक्सीनेशन बूस्टर लगता है बेटा। जब भी कोई आप वैक्सीन लगाते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको बूस्टर लगाना पड़ता है। कोविड का केस तो अलग है, मगर नॉर्मली जब भी कोई डिजीज के लिए आप वैक्सीन लगाते हैं
तो 10 साल, 5 साल, 15 साल के बीच में आपको बूस्टर डोज लगती है, ताकि इनकी जो पावर है, इनका जो रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट है, वो जो है लैग ना करे। ठीक है। और यदि मैं इसके मार्कर की बात करूं तो ऊपर मैंने मार्कर मेंशन किया है बेटा, मार्कर है तुम्हारा CD27। मार्कर कौन है? CD27 है, जो आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा कि भैया मैं मेमोरी सेल है। 15 से 20 साल के बाद जो तुम्हारा मेमोरी सेल होती है, ठीक है, 20 इयर्स के बाद जो मेमोरी सेल है उनका हो जाता है बेटा एपोप्टोसिस, राइट। तो यदि मुझे इसको संभाल के रखना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा? बूस्टर देना पड़ेगा। तो प्लाज्मा बी सेल एंड जो मेमोरी सेल होती है वो कभी भी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आएगा, वो स्प्लिन और लिम्फ नोड में ही रहता है। कौन कौन? एक तुम्हारा प्लाज्मा बी सेल और एक तुम्हारा मेमोरी सेल, ऑलवेज प्रेजेंट इन जितने भी हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। तो एक आपका स्प्लीन हो गया एंड आपका क्या हो गया? लिम्फ नोड हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ब्लड में ये नहीं आएंगे। यदि ब्लड में आ रहा है मतलब वो बी सेल है, ना कि प्लाज्मा सेल या फिर तुम्हारा मेमोरी सेल। ठीक है। जो बी सेल होता है बेटा, उनके दो टाइप्स होते हैं। यदि आप बात करें टाइप्स ऑफ बी सेल, तो वैसे इतना नहीं पढ़ना है, बस जितना मैंने बताया उतना कवर कर लो। ठीक है। दो तरह के होते हैं बेटा, B1 एंड B2। इसमें से मोस्ट कॉमन जो है वो कौन है? B2 है। तो जाहिर सी बात है, लीस्ट कॉमन 5%, मोस्ट कॉमन 95%। ठीक है। ये बी सेल में जो लीस्ट कॉमन है, इसमें IgM प्रेजेंट होता है, राइट। और इसकी जब बात करते हैं तो IgM प्लस IgD दोनों प्रेजेंट होती है। ओके। इनमें मार्कर के फॉर्म में CD23 यहां पे प्रेजेंट होता है। ये बाइंड करता है प्रोटीन वाले और लिपिड वाले से। ठीक है। प्रोटीन वाले और लिपिड वाले से। ये किससे किससे बाइंड करेगा? तो बाइंड टू प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, मतलब तीनों तरह के नेचर वाले एंटीजन से बाइंडिंग कर लेता है। ठीक है। अच्छा, ये जो मेन है बेटा, इनका ना टी सेल मीडिएटेड एक्टिवेशन भी होती है। टी सेल मीडिएटेड क्या होता है? एक्टिवेशन होता है। मगर पहले वाले में टी सेल मीडिएटेड एक्टिवेशन एब्सेंट होती है। टी सेल मीडिएटेड एक्टिवेशन, ठीक है, एब्सेंट होती है। तो ये बेसिक बेसिक इनके बीच में तुमको क्या मिल गया? डिफरेंसेस मिल गई है। ठीक है। चलिए, एक छोटी सी स्लाइड में हम टी सेल मीडिएटेड एक्टिवेशन देख लेते हैं। टी सेल मीडिएटेड एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। बी सेल का एक्टिवेशन हमको देखना है, जो कि कैसा है? टी सेल मीडिएटेड है बेटा। ओके। टी सेल मीडिएटेड होगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि बी सेल जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करता है और ये एंटीजन को इंगल्फ कर लेता है। ठीक है। इंगल्फ करने से क्या होगा भाई? तो जैसे मान लो, चलो एक बना के दिखाता हूं मैं आपको। मान लो ये हमारा सेल है जिसका नाम है बी सेल। ठीक है। बी सेल ने एक एंटीजन के साथ में इंगल्फमेंट प्रोसेस किया है, मतलब ये जो है एंटीजन बाइंड हुआ और ये अल्टीमेटली इंगल्फ हो गया, मान लेते हैं। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एंटीजन इंगल्फ। अब यार एंटीजन इंगल्फ हो गया है, मतलब इसका क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा, छोटे छोटे पार्टिकल में ये ट्रांसफर हो जाएंगे। अब जब ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा, राइट, सो इसको जो है सरफेस में प्रोवाइड करेगा। ये देखो, जैसे मान लो ये हमारा बी सेल है। बी सेल के सरफेस में कौन होता है? MHC मॉलिक्यूल। MHC मॉलिक्यूल ने इसको टांग दिया है ऐसा।
ठीक है, इनको हम बता देते हैं कि ये MHC मॉलिक्यूल है और ये एंटीजन है। इसको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन कहते हैं। एंटीजन का क्या बोलते हैं बेटा? प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो भाई एंटीजन का प्रेजेंटेशन हुआ, इस एंटीजन के प्रेजेंटेशन के कारण जो हमारा दूसरा सेल है, कौन सा हमारा, एक मिनट, ये सेल है गोल वाला, लो भाई, ये हमारा दूसरा सेल है जो उसको क्या करेगा बेटा? रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये और कोई नहीं, टी हेल्पर सेल है। टी हेल्पर सेल के पास जो रिसेप्टर है अल्फा और बीटा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये रिकॉग्नाइज करता है। और यहाँ पे इनके पास टी हेल्पर के पास CD4 होता है, आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको CD4 CD8 किसमें किसमें होता है। तो ये स्टेबलाइज करता है रिकॉग्नाइजेशन को एंटीजन का। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? टी हेल्पर सेल से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जैसे दो स्पेसिफिक केमिकल है, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 6, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो केमिकल होते हैं, वो बी सेल के पास जा रहे हैं। ठीक है, एक बी सेल बना लेते हैं ब्लू कलर का, ये बी सेल है। इन बी सेल के पास इन दोनों इंटरल्यूकिन के क्या है? रिसेप्टर है। तो ये मॉलिक्यूल यहां से निकल करके जाके बाइंड करेगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल यहां पे जाके क्या कर लिया? बाइंड कर लिया है। एक तुम्हारा इंटरल्यूकिन 4 बोला, एक तुम्हारा इंटरल्यूकिन मैंने कहा 6। तो जब इंटरल्यूकिन 4 और 6 जो है बी सेल से बाइंड करता है, तो 4 का काम है, देखो 4 का काम क्या है? एक्टिवेशन करना। 4 का काम है एक्टिवेशन और 6 का काम है बेटा प्लोरीफरेशन। इसका काम क्या है? प्रोलीफेरेशन है। राइट, तो इसको एक तरीके से ये समझ गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है, एंटीजन आया, एंटीजन को पहचान लिया, जैसे कि टी हेल्पर सेल ने दो केमिकल रिलीज किया, एक तुम्हारा इंटरल्यूकिन 4 और दूसरा तुम्हारा इंटरल्यूकिन 6। इसने क्या किया बेटा? एक्टिवेशन कर दिया, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होने के बाद उसके नंबर इंक्रीज हो गए, तो इंटरल्यूकिन 6 क्या करता है? प्लोरीफरेशन करता है। ये क्या करता है? प्रोलीफेरेशन ऑफ बी सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ, मतलब ये भाई जब प्लोरीफरेट होगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्लाज्मा सेल बन जाएगा, और प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी और मेमोरी सेल का प्रोडक्शन होता है। इस तरीके का प्रोसेस जो है वो आपके टी सेल मीडिएटेड एक्टिवेशन में चलता है। क्लियर? तो ये जो प्रोसेस होती है बेटा, ये टी सेल मीडिएटेड है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? टी सेल के बारे में। ठीक है, चलिए, सो टेक केयर।